मेटल एवं नॉन मेटल बच्चों के सर दर्द का कारण बना हुआ है, उनकी हेडेक बना हुआ है। कई कमेंट्स बच्चों के ये आ रहे हैं कि सर लाख कोशिश करने के बावजूद भी ये चैप्टर हमसे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मेटल कैसे रिएक्शन करते हैं, नॉन मेटल कैसे रिएक्शन करते हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे होती है, नॉन मेटल और मेटल आपस में किस प्रकार से क्रिया दर्शाता है। इस चैप्टर का जो सबसे हार्डेस्ट जो टॉपिक है, जो बच्चों के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स ला रहा है, वो है बेटा मेटल और नॉन मेटल आपस में किस प्रकार से रिएक्शन करें। काफी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर ये जो मेटल और नॉन मेटल है आपस में किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, उनकी जो बिंदु संरचना है वो उनके समझ में नहीं आ रही है। तो बेटा आज आपके लिए लेके आ रहे हैं बहुत शानदार और धमाकेदार सेशन, जिसमें आपको ये बताएंगे कि मेटल एवं नॉन मेटल आपस में किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, किस प्रकार से आयनिक कंपाउंड का निर्माण होता है, उनमें कौन कौन सी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो स्वागत है आपका, आप सभी के अपने YouTube चैनल साइंस एग्जाम हब में। आज के सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं मेटल और नॉन मेटल किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, किस प्रकार से वो यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो बेटा वीडियो में अंत तक बने रहना और 100% इस सेशन से, इस वीडियो से, इस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा और उस दिन आप ये कहोगे कि मैंने ये वीडियो आज वहां से देखा था तो मेरे पूरे जो 2 नंबर या 1 नंबर का क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही हुआ है। इतने आसान तरीके से है कि इसको दोबारा ना तो आपको एनसीईआरटी की बुक में देखना पड़ेगा, ना कहीं और गूगल से या वीडियो से आपको पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, मैं इतने विश्वास के साथ कह सकता हूं। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास इससे जो वीडियो है उसको जल्दी से शेयर करें ताकि हम इस सेशन को स्टार्ट करें। तो आज अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं। मेटल एवं नॉन मेटल आपस में किस प्रकार से रिएक्शन दर्शाते हैं। तो देखो बेटा, धातु और अधातु की आपस की अभिक्रियाएं किस प्रकार से होती है। थोड़ा बेसिक से चर्चा करते हैं, थोड़ा बेसिक से चलेंगे ताकि अपन को पूरा कंप्लीट समझ में आ जाए। तो धातु और अधातु आपस में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा, किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण या एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा अभिक्रिया दर्शाते हैं। देखो बेटा, जो मेटल्स होते हैं, मैंने पहले बताया था मेटल्स होते हैं, उन मेटल्स के जो बाह्यतम कोश होता है, कक्षा होती है, क्लास होती है, उसमें आप ये कह सकते हो 1 2 3 की संख्या में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। जबकि जो नॉन मेटल्स होती है उसमें 5 6 7 मिनिमम इतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। प्रत्येक मेटल एवं नॉन मेटल अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण करके स्थायित्व प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए वो या तो इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। क्योंकि मेटल्स के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, इसलिए वो हमेशा इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं और धनायन बनाते हैं। जबकि जो नॉन मेटल्स है उन्हें इलेक्ट्रॉन्स कम मात्रा में ग्रहण करने पड़ते हैं, अतः वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ऋणावेशित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा मेटल और नॉन मेटल अभिक्रिया करते हैं। देखो, धातु और अधातु अपने संयोजक कक्ष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण द्वारा अभिक्रिया करते हैं। उनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने की आवश्यकता पड़ती है, किस प्रकार से वो अभिक्रिया करते हैं। जैसे देखो बेटा, अपन चर्चा करें, एक सीधा सा है सोडियम क्लोराइड। अपन एक उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। सोडियम क्लोराइड बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूं एग्जाम 2025 की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके बोर्ड में 100% ये क्वेश्चन आएगा और ध्यान से देख लें, आपके बिल्कुल कभी भी गलत नहीं होगा और दोबारा इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आज आपने यहाँ ध्यान देकर पढ़ लिया ना बेटा, आपके माता पिता आपको बड़े ही विश्वास के साथ पढ़ा रहे हैं, इतनी मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि उनका बच्चा बिल्कुल सक्सेस हो। जिस दिन रिजल्ट आए ना, वो गर्व से सीना चौड़ा करके ये कह सके कि मेरे बच्चे के इतने नंबर आए, और आप भी गर्व से कह सको कि मैंने उन सर से यहाँ से पढ़ाई की थी, इस वजह से मेरे साइंस में 100 आउट ऑफ 100 या 95+ मार्क्स आए हैं। और ये नंबर लाना बहुत इजी और आसान है, सिर्फ आप जो कंसेप्ट और जो ट्रिक्स आपको बताई जा रही है उसको फॉलो करें। ये सब चीजें पढ़ने के बाद में मैं आपको दावे के साथ कर सकता हूँ कि आपको एनसीईआरटी की एक भी लाइन पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। सारे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यहीं से पूछे जाएंगे। तो आपको जो भी क्वेश्चन दिए जाए, जो भी रिवीजन करवाया जाए ना, लगातार और एग्जाम तक आप हमसे जुड़े रहे और बने रहे, ठीक है। तो देखो, शुरू करते हैं आज के सेशन में। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के द्वारा कैसे बनते हैं। तो देखो, अपन को सबसे पहले तो इनका जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या,
परमाणु संख्या का पता होना चाहिए और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग 1 to 20 1 से लेकर 20 तक के जो एलिमेंट्स है उनकी परमाणु संख्या याद होनी चाहिए, उनके जो प्रतीक है वो प्रतीक याद होने चाहिए, सिंबल्स याद होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अपन को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल नॉर्मल तरीके वाला दे रखा है, अपने जो बेसिक केमिस्ट्री का है वही दे रखा है, इससे ज्यादा बड़ा टफ वाला नहीं दे रखा है। तो देखो इन सब के बारे में अपन चर्चा करते हैं नॉर्मली। ध्यान रखना किसी परमाणु में जितने जो उसकी परमाणु संख्या होती है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी जो परमाणु संख्या होती है उसी के बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है किसी उदासीन परमाणु की अगर अपन बात करें। ठीक है, और जो परमाणु संख्या है वही उसमें प्रोटॉन है, यानी जितने परमाणु संख्या उतने प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इन चीजों को अपन को ध्यान में रखते हुए ध्यान रखना। जैसे अपन बात करें कि हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, ये इनकी परमाणु संख्या है और इतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इतने ही इनमें प्रोटॉन है, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए परमाणु उदासीन होता है। देखो इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी यही है। अब अपन बात करते हैं इनका विन्यास कैसे निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में चर्चा करते हैं। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखना ढंग से कैसे निकालते हैं। ये कहते हैं कि बोर और बरी ने इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए एक नियम दिया था कक्षा 9 में, अगर आपने पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आप यहां से देख लो। उन्होंने ये कहा था कि परमाणु में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 2n स्क्वायर से ज्ञात की जा सकती है, पहले तो ये कहा। दूसरा, परमाणु का जो सबसे बाह्यतम कोष है, प्रथम कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। परमाणु का जो पहला कोष होता है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2, पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2, बाकी के जो सभी कोष है उनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 8। इलेक्ट्रॉन तब तक आगे वाली कक्षा में नहीं जाता तब तक कि उससे पहले वाली कक्षा पूर्ण रूप से नहीं भर जाती। तो पहली कक्षा में 2, बाकी सभी कक्षाओं में आपको 8-8 इलेक्ट्रॉन बढ़ने। जैसे अब मैं बात करूं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी एक ही कक्षा बनेगी और उसमें कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 1। अगर मैं बात करूं हीलियम की, तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, उसकी पहली कक्षा पूरी भर जाएगी 2, इसके अलावा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचे। अगर अपन लिथियम की बात करें तो लिथियम के पास है 3 इलेक्ट्रॉन, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, फिर 1 इलेक्ट्रॉन शेष बच जाएगा, वो आगे वाली कक्षा में चला जाएगा। इसी प्रकार से बात करें बेटा बेरिलियम, तो बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2-2। ठीक है, अगर मैं बात करूं बोरोन की, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 3, 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर अपन कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 4 या 2 और 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अगर अपन बात करें, जैसे मैं बात कर रहा हूं एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम आता है 13 नंबर पे, बेटा ये 9 से आपको ये परमाणु की संख्या तो सीखनी है। 13 पे आता है तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, 11 बच गए, 11 में से 8 इलेक्ट्रॉन इसके आगे वाली कक्षा में चले जाएंगे, तो 2 और 8 10 हो गए। उसके बाद में 3 इलेक्ट्रॉन बच गए जो इसकी नेक्स्ट कक्षा में चले जाएंगे, तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 3, 2 8 और 3। इस प्रकार से इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले जाते हैं। ठीक है, शायद आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला समझ में आया हो, एक बार और देख लेना इसको। देखो अब अपन बात करते हैं कि सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे हुआ, किस प्रकार से सोडियम क्लोराइड का निर्माण हुआ। तो देखो सोडियम क्लोराइड का सिंपल सा सूत्र है, सोडियम का मतलब Na और क्लोराइड का मतलब Cl। इसकी बिंदु संरचना दर्शानी है अपन को, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं फिर ये याद दिलाना चाह रहा हूं आपको। बिंदु संरचना एग्जाम में लगभग हर साल इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो बताऊंगा वही आएगा एग्जाम में, उससे बाहर कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप उनको सिर्फ हल कर लेना, उनसे बाहर एक भी नहीं जाएगा, आप तरीके से हल कर सकते हो। देखो सोडियम क्लोराइड NaCl से बना है। सबसे पहले अपन बताएंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो मैं सबसे पहले Na की बात कर रहा हूं। Na का निर्माण कैसे होता है, तो देखो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 11 होता है। सोडियम कितने नंबर पे आ रहा है, 11, तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 11, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 11। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, 9 बच गए, तो दूसरी कक्षा में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन, अब कितने बच गए, 1 इलेक्ट्रॉन।
तो इसके बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, तो अपने पहले कहा था ये अपने बाह्यतम कोष को पूरा बनना चाहता है। तो धातुओं के बाह्यतम कोष में कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए इसे अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो कि इसके पास इतनी ऊर्जा नहीं है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का आसानी से त्याग कर देगा। तो जो सोडियम परमाणु है वो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सोडियम धन आयन का निर्माण कर लेता है। यहाँ इसका विन्यास बच जाएगा Na+ का 2 और 8। अगर आपको Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे तो कितना हो जाएगा 2 और 8 प्लस एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया और सोडियम धन आयन का निर्माण कर दिया। इसी प्रकार से मैं बात करूं क्लोरीन की, तो क्लोरीन 17 नंबर पे आता है। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या है कितनी है 17। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8, 2 और 8 10, तीसरी कक्षा में बच गए इसके पास 7। इसे अपना कक्षक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। ध्यान रखना, जो क्रिया होती है वो अभिकारक में आती है, बाकी की उत्पाद में। यहाँ त्याग रहा था उत्पाद में आएगा, ये जो क्रिया कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन से अभिकारक में आ जाएगा। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ये बना लेगा बेटा Cl-। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 2 8 और 8। 7 तो इसके पास थे, एक इलेक्ट्रॉन ये उधार ले रहा है, तो क्लोरीन माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया, 2 8 8। ठीक है, ये तो हो गया इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से आपको लिखना है। अब आपको बनानी है इसकी बिंदु संरचना। तो देखो कैसे, सोडियम बिंदु संरचना में इसके बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही दर्शाना है। बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जैसे सोडियम के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो मैं यहां एक इलेक्ट्रॉन दर्शा देता। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं क्लोरीन की। देखो बेटा, क्लोरीन Cl, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। यह सोडियम परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन उधार ले लेता है। ठीक है, जैसे ही सोडियम परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन उधार लेता है, यहां निर्माण हो जाएगा बेटा Na, और ये एक इलेक्ट्रॉन देते हो गया प्लस Na+। ठीक है, इसी प्रकार से जो क्लोरीन है, क्लोरीन इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 इलेक्ट्रॉन तो इसके थे, एक इलेक्ट्रॉन इसने सोडियम से ले लिया, तो ये हो गया 8। ठीक है, और ये बन गया Cl-। ठीक है, Cl-। तो ये 7 तो स्वयं के और एक सोडियम परमाणु का। इस प्रकार से ये बिंदु संरचना, बिंदुओं के रूप में इसके 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी हो गए, बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी हो गए, और इस प्रकार से जो आयनिक कंपाउंड बना वो बन गया आपका NaCl। तो अगर आपसे ये कहे कि NaCl का निर्माण किस प्रकार से हुआ, मिनिमम बेटा 1 नंबर का और मैक्सिमम 2 नंबर का क्वेश्चन ये बोर्ड में पूछा जाता है। अच्छा, इसमें आपको ये भी पूछा सकता है कि इसमें उपस्थित आयनों के नाम लिखिए। तो यहाँ जो बनने वाला आयन था सोडियम धन आयन और क्लोरीन ऋण आयन, 2 प्रकार के आयन बने, सोडियम धन आयन और क्लोरीन ऋण आयन का निर्माण इसके अंतर्गत हुआ है। तो शायद आपके समझ में आया हो सोडियम क्लोराइड का निर्माण किस प्रकार से हुआ। ठीक है, और उदाहरण के द्वारा भी देखते हैं अपन। देखो यहाँ सोडियम क्लोराइड के निर्माण को 2 8 एक इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, या Na+ बना 2 और 8। क्लोरीन में 2 और 8 7, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते बन गया 2 8 और 8। यहाँ पर सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन इसने क्लोरीन को दे दिया, तो ये तो बन गया Na+, और यहाँ हो गया क्लोरीन के ये 7 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम का, तो ये बन गया आपके पूरा NaCl। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो मैग्नीशियम क्लोराइड, इसी प्रकार से मैग्नीशियम क्लोराइड का देखो कैसे निर्माण हुआ। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है बेटा MgCl2। ठीक है, सबसे पहले अपन लिखते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। पहले बात करते हैं मैग्नीशियम की, Mg की। ठीक है, कितने नंबर पे आता है 12वें नंबर पे, एटॉमिक नंबर कितना है 12 है। 12 ही इसमें प्रोटॉन है, 12 ही इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 10 बच गए। दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर मैग्नीशियम धन आयन का निर्माण करता है Mg+2। ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन बच गए 2 और 8। कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉनों का ये त्याग कर देता है। ठीक है, इसी प्रकार से अपन बात करते हैं क्लोरीन की, Cl। ठीक है, कितने नंबर पे आता है 17 पे। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 7। एक इलेक्ट्रॉन चाहिए कक्षा को पूरा करने के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है।
यहाँ क्या बन जाएगा Cl माइनस, और ये हो जाएगा 2 8 और 8। क्लियर है? ये तो हो गया बेटा इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, ये तो अपन बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। अब अपन बात करते हैं इनकी बिंदु संरचना किस प्रकार से बनानी है। बेटा ध्यान से देखना, तरीके से देखना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आया एक बार रिवाइंड करके और देख लेना और समझ में आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण कैसे हुआ। तो यहां अपन बात करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड में Mg, ये लो Mg, कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा इसके पास? बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, परंतु दोनों इलेक्ट्रॉन यहां दर्शा देते हैं, 1 और 2। क्लियर है? अब ये किससे क्रिया कर रहा है? क्लोरीन से। किससे अभिक्रिया कर रहा है बेटा? Cl से। कितने Cl से? Cl की संख्या कितनी है? 2। तो मैं लिखता हूं यहां 1 और 2 Cl। ठीक है, इसकी बिंदु संरचना 1 2 3 4 5 6 और 7। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे बेटा? मैग्नीशियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और क्या बनाएगा? Mg+2। तो यहां से तो बन गया Mg+2, और यहां से देखो बेटा क्या बना? Cl। देखो Mg, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। ठीक है, यहां से ट्रांसफर हुए तो ये हो गया आपका Cl 1 2 3 4 5 6 7। एक इलेक्ट्रॉन किसका है बेटा? मैग्नीशियम का। ये एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम। ठीक है, Cl ये हो गया माइनस। इसी प्रकार से दूसरा Cl, इसी प्रकार से दूसरा Cl लिखोगे तो अपन यहां लिख सकते हैं 2। बस Cl इसी प्रकार से 2 हो गए, ये वाला Cl भी, ये वाला Cl भी, और यहां बन गया बेटा अपना जो सूत्र था MgCl2। आई थिंक शायद आपके समझ में आया हो। ठीक है, एक उदाहरण और देख सकते हैं। अब आपके लिए वर्क दिया जा सकता है कि आप इनकी बेटा प्रैक्टिस करो। देखो आपको होमवर्क के रूप में ये बनाना है। सबसे पहले तो ये NaCl का आपको दोबारा बनाना है, उसके बाद में MgCl2 का बनाना है, एक आप बनाओ Na2O का, और एक बना लो MgO का। ठीक है, एक आप और बना सकते हो KCl का। बेटा जहां तक संभावना है 99% आपके बोर्ड एग्जाम में इनसे बाहर नहीं पूछा जाएगा। बोर्ड एग्जाम में इनसे बाहर नहीं पूछा जाएगा। जो 1% है वो भी आपको होमवर्क के रूप में, क्वेश्चन के रूप में आपको क्वेश्चन की जो बुकलेट है वो उपलब्ध करवा दी जाएगी। वो क्वेश्चन को आप सोल्व कर लेना, उनसे बाहर आपके एक भी एग्जाम में नहीं आएगा। 100% आपके जिस भी प्रकार से समझ में आया हो एक बार इनको करके देखना, नहीं आया तो इस वीडियो को एक बार दोबारा देखना। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। देखो बेटा अब आगे, आयनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? आयोनिक कंपाउंड। देखो आयनिक यौगिक, अभी अपने बात की कि धातु और अधातु, धातु और अधातु आपस में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से यौगिक बना रहे थे। तो धातु और अधातु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बनने वाले यौगिक है उन्हें बेटा अपन क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक, आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। आयोनिक कंपाउंड यानी द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, ट्रांसफर से जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें आयोनिक या आयनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, इन आयनिक यौगिकों की क्या विशेषता होती है? देखो देखो इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल नेचर, इनकी भौतिक अवस्थाओं की बात करते हैं। तो जनरली अगर अपन बात करें तो आयनिक यौगिक ठोस होते हैं, आयनिक यौगिक ठोस होते हैं, कठोर होते हैं। ठीक है, जैसे अपन ने बात की NaCl की, अभी अपन ने NaCl बनाया, MgCl2 बनाया या MgO बनाया, ये सारे आयोनिक कंपाउंड है। ये सारे ही इनकी जो फिजिकल नेचर है, फिजिकल जो स्टेट है वो होती है ठोस अवस्था में, ये सॉलिड अवस्था में पाए जाते हैं। क्या कारण है? क्योंकि इनके एक तो कण पास पास में पाए जाते हैं। अगर आपको ये पूछे कि क्या कारण है कि जो आयोनिक कंपाउंड है वो फिजिकल नेचर में सॉलिड होते हैं, तो आपको ये बताना है कि जो आयोनिक कंपाउंड है उनके मध्य मजबूत विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। मजबूत विद्युत आकर्षण बल, विद्युत
आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण आयोनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, ठोस होते हैं एवं कठोर होते हैं, इन्हें आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये उच्च होते हैं, इनके जो गलनांक है और जो क्वथनांक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक एवं क्वथनांक दोनों ही उच्च होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे अभी अपने चर्चा की कि इनके मध्य पाए जाने वाला जो बल होता है, विद्युत आकर्षण बल, वो बहुत अधिक होता है, तो उन्हें तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा उष्मा की आवश्यकता होती है, तो उन्हें अधिक उष्मा दी जाती है। इसके कारण इनके जो बॉइलिंग है, मेल्टिंग पॉइंट है, बहुत अधिक उच्च होते हैं और इसी कारण ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं सोलुबिलिटी, विलेयता की। विलेयता की, तो जो आयोनिक यौगिक होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। आयोनिक यौगिक बेटा जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, जबकि पेट्रोल है, केरोसिन है या कोई ऑयल है, उनमें अघुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील होते हैं, पेट्रोल केरोसिन जैसे विलायकों में अघुलनशील होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनकी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के साथ चालकता, विद्युत के साथ चालकता किस प्रकार से होती है। तो बेटा जो आयोनिक यौगिक होते हैं वो जलीय विलयन में, आयोनिक यौगिकों का जलीय विलयन, आयोनिक यौगिकों का जलीय विलयन विद्युत का क्या होता है, सुचालक। ठीक है, जबकि ये ठोस अवस्था में या शुद्ध अवस्था में कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं। ठीक है, विलयन अवस्था में गुड कंडक्टर होते हैं, जबकि जो ठोस अवस्था है उसमें ये विद्युत के कुचालक होते हैं। अब ये पूछा जा सकता है क्यों। देखो सीधी सी बात है, किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए आयनों की गति होना आवश्यक है। जो विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है, तभी प्रवाहित हो सकती है जब आयनों की गति होती है। और जब आयोनिक यौगिक ठोस अवस्था में होते हैं तो उनके मध्य मजबूत विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण आयनों की गति संभव नहीं होती। लेकिन जैसे इन्हें जल में घोला जाता है तो इनके मध्य पाए जाने वाला जो आकर्षण बल है थोड़ा कमजोर हो जाता है, जिससे आयनों की गति संभव हो जाती है। आयन कुछ आयन मुक्त अवस्था में आ जाते हैं, जिसके कारण ये विद्युत का चालन करते हैं। तो ये मुख्य रूप से जो आयोनिक यौगिक थे उनकी जो प्रॉपर्टीज है, इसमें 4 गुण दिए गए। फिजिकल नेचर के बारे में, ठोस होते हैं, गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, पेट्रोल केरोसिन में अघुलनशील होते हैं, और जो जलीय विलयन में विद्युत के चालक होते हैं और ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। एक बार इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की जो थ्योरी है, नोट्स है, वो देख लो बेटा, कि आयोनिक यौगिक के बीच मजबूत आकर्षण बल होने के कारण आयोनिक यौगिक ठोस होते हैं। ठीक है, आयोनिक यौगिकों में मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण, ठीक है, मजबूत आयोनिक अट्रैक्शन के कारण जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो उच्च होते हैं, हाई होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपने बात की कि सोल्युबिलिटी या विलयशीलता की, तो आयोनिक यौगिक जल में विलयशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, जो केरोसिन होता है, पेट्रोल जो होता है, वैसे विलायकों में अघुलनशील होते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो आयोनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत का चालन नहीं करते, जबकि द्रव अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। क्यों करते हैं, इसका सिंपल सा उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हो कि विद्युत के चालन के लिए आयनों की गतिशीलता आवश्यक होती है। ठीक है, ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं है, जबकि गलित अवस्था में विपरीत जो आकर्षण बल है वो उष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है। उष्मा देते हैं अपन, उष्मा के द्वारा तो वो ठोस से द्रव में आएंगे, तो उस उष्मा के कारण जो आकर्षण बल है वो कमजोर पड़ जाता है, आयन स्वतंत्र हो जाते हैं, इसलिए ये विद्युत का चालन करते हैं। यानी मुक्त अवस्था में इनमें आयन पाए जाते हैं, द्रव अवस्था में, इसलिए ये विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके आयोनिक कंपाउंड और उनकी प्रॉपर्टीज। ठीक है बेटा, आज के सेशन में अपन मेटल एवं नॉन मेटल एवं आयोनिक कंपाउंड के बारे में ही चर्चा करेंगे। आप इनका दोबारा से रिवीजन करें। और मैं फिर कह रहा हूं बेटा, मेटल एवं नॉन मेटल के बीच में होने वाली जो रिएक्शंस है, जो आपकी स्पॉट स्ट्रक्चर है, बिंदु संरचना है, उसको एक बार तरीके से जो आपको वर्क दिया गया है उसे जरूर बनाएं। अगर आपकी ये यहाँ समझ में आ गई तो दोबारा रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपने इससे पहले वाला जो टॉपिक है, पॉइंट है, जिसमें मेटल एवं नॉन मेटल की केमिकल रिएक्शंस के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अपने चर्चा की है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के अंत में जो आपको उस वीडियो का लिंक दिखाई दे रहा है इससे पहले वाले सेशन का, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। आप कंप्लीट प्लेलिस्ट पे विजिट करने के लिए हमारे नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
अच्छा, आप न्यू अपडेट्स पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, उस लिंक को ज्वाइन करके आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़े, जहां पर आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहेगी। जो नोट्स आवश्यक होंगे वो नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, जो अंतिम सेशन रहेगा, वो नेक्स्ट वीडियो में अपन उसकी चर्चा करेंगे, जिसमें अपन बात करेंगे कि जो मेटल्स है या नॉन मेटल्स है उनका प्यूरिफिकेशन किस प्रकार से किया जाता है। इतने सटीक तरीके से रणनीति बना के लेके आएंगे बेटा आपके लिए कि आपको एक ही लेक्चर में वो सारी चीजें याद हो जाए, आपको दोबारा उन्हें देखने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो आप रिवीजन करते रहें, और इससे पहले वाली वीडियो के लिए आप इस लिंक पे क्लिक करें, और प्लेलिस्ट देखने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके प्लेलिस्ट देखे आगे का जो लेक्चर है अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।